अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम केमिकल एक्विलिब्रियम है, इसका लेक्चर नंबर 3 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है, हमारी लाइफ के अंदर इसका क्या क्या रोल है। अब लेक्चर नंबर 1 और 2 इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का अगर आप देखोगे तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि बफर्स क्या होते हैं, उसके बाद इनकी वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से पीएच को मेंटेन रखते हैं, इसके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हमारे पास एक थ्योरेटिकल तकरीबन टॉपिक है, इसमें ज्यादा थ्योरी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो हमारा ब्लड है वो एज अ बफर सॉल्यूशन के तौर पे काम करता है, बफर सिस्टम इन द ब्लड प्लाज्मा। तो सबसे पहले ब्लड कैसे बफर के तौर पे काम करता है, उसमें मेन रीजन क्या होती है, बाइकार्बोनेट आयन। तो मेन आयन जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, जो पीएच को मेंटेन रखते हैं, एज अ बफर के तौर पे बिहेव करते हैं, वो क्या है, वो बाइकार्बोनेट आयन है, जिसका क्या फॉर्मूला HCO3, जिसके ऊपर -1 चार्ज है। अब इसका काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन बड़ा, जो बफर में कार्बोनेट आयन्स होते हैं वो पीएच को मेंटेन करते हैं। यही बात लिखी है, मेंटेन ब्लड पीएच थ्रू बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। जो बाइकार्बोनेट है ये बफर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब जो हमारे नॉर्मल ब्लड की पीएच होनी चाहिए वो रेंज है 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल रेंज है। और अगर हमारी ब्लड की पीएच लेस देन 6.8 हो जाए या अबव देन 7.8 तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ये फैटल मींस के खतरनाक हो सकता है। अब इसमें जो रिएक्शन होते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनटेक करते हैं और वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं और हमारे ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड लिक्विड फॉर्म के अंदर सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होता है। अब आपको पता है ये एक वीक एसिड है, लेकिन ये फर्दर आयनाइज किस तरह से होता है, जो कार्बोनिक एसिड है वो अपना H+ आयन लूज कर देता है और पीछे क्या रह जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, और ये मेन रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। अब इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि एक एंजाइम है, किसके अंदर मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर, जो कि इन रिएक्शंस को हेल्प करता है और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज रखता है, मींस के एंजाइम्स के तौर पे काम करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसके अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर जो हमारा ब्लड कैसे बफर के तौर पे काम करता है, और उसमें कैटलिस्ट कौन सा होगा, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। अब अगर आप ये रिएक्शन देखो ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट्स एंड ये सेम वही हमारे पास क्या आगे कार्बोनेट्स, ये चार चीजें, 1 2 ये सेम चीजें 2, उसके बाद 3, ये हमारे पास 3, और उसके बाद ये जो H+ आयन है, ये चार चीजें मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये हमारे पास ब्लड को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बोनिक एसिड, वो सेम इधर लिखा हुआ है, आप दोनों लिख सकते हो, और उसके बाद कार्बोनिक बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन, ये चार चीजें हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये क्या लिखा, ये अच्छा ये हो गया, ये लिखी हुई है बात, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, उसके बाद बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन लेवल आर इररिलेटेबल, मतलब इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इट्स मीन कि वो इसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी ये डिपेंड करता है इन आपस में, मतलब इसकी कंसंट्रेशन, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन, इसकी और इसकी, इन चारों की कंसंट्रेशन, एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो बाइकार्बोनेट से ही हमने पढ़ा हुआ कि हमारे ब्लड की पीएच को रेगुलेट करता है, मींस के मेंटेन करता है। अब ये किस तरीके से मेंटेन करता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर, मींस के ब्लड के अंदर H+ आयन ज्यादा हो गए हैं, मींस के एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो उस टाइम ये हमारा ब्लड किस तरह से रिएक्शन शो करके पीएच को मेंटेन करता है। अब ये हमने पढ़ा कि बाइकार्बोनेट आयन, वो हमारे ब्लड के अंदर जो H+ आयन ज्यादा हो गए हैं, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, वो किस वजह से हुई, H+ आयन की वजह से। इन H+ आयन के साथ रिएक्ट करके कौन बना, बाइकार्बोनेट, वो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। अब जो पीएच इंक्रीज होनी थी
H प्लस आयन की वजह से वो अब इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि H प्लस आयन को कंज्यूम किसने कर लिया, बायोकार्बोनेट आयन ने और कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब पीएच जो इंक्रीज होनी थी वो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, H प्लस आयन इसने कंज्यूम कर लिया। इसी तरह से जो एक्सेस H प्लस आयन जो होते हैं उसको ये क्या करता है, कंज्यूम करके पीएच को बैलेंस कर देता है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर बेसिसिटी इंक्रीज हो जाए, अब आपको पता है जो बेसिसिटी इंक्रीज होती है वो OH नेगेटिव आयन की वजह से होती है। अगर OH नेगेटिव आयन हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, तो अब ये जो H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये अपना H प्लस आयन इसको डोनेट करेगा, यहां से H और यहां से OH, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, HCO3, और HCO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, मींस कि ये हमारे पास फिर क्या बन गया है, बायकार्बोनेट आयन, यही सेम चीज बन गया। और यही जो एक्सेस OH है उसको कौन कंज्यूम करेगा, कार्बोनिक एसिड, और इस तरह से एक्सेस OH को कंज्यूम करके ब्लड की पीएच को मेंटेन करेगा। आसान अल्फाज में कि जब हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होगी तो कौन रोल प्ले करेगा, HCO3, बायकार्बोनेट आयन, और अगर हमारे ब्लड के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो कार्बोनिक एसिड जो कि जिसका सॉल्यूशन हमारी बॉडी में मौजूद होगा वो पीएच को मेंटेन करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमें हमारी डेली लाइफ में हमारे ब्लड के अंदर, इवन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से ये वर्किंग करता है, इसका क्या बेनिफिट है हमारे पास बॉडी के अंदर, स्पेशली मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड। तो सबसे पहले बफर सॉल्यूशन का जो मेन काम है वो ये है कि एसिड और बेस के को बैलेंस करना, मींस के ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन रखना, प्रिवेंट रैपिड पीएच चेंज। बड़ी तेजी के साथ अगर पीएच चेंज होगी तो हमारे जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं होंगे, इसलिए ये रैपिड चेंज को रोकता है या डिक्रीज करता है, ताकि पीएच बहुत ज्यादा चेंज ना हो हमारी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए ये रैपिड पीएच चेंज को मेंटेन करता है। उसके बाद स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है एंजाइम्स को, ताकि वो जो डिफरेंट रिएक्शंस है वो परफॉर्म कर सके। और कैसे रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनको स्मूथली प्रोसीड करने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, और एंजाइम्स के लिए प्रॉपर कंडीशंस होना जरूरी है। और जो बफर सॉल्यूशन है वो एंजाइम्स के लिए एक स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। रेस्पिरेटरी जो सांस लेने वाला हमारा सिस्टम है, एंड रीनल सिस्टम, ये हमारा जो किडनी वगैरह उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रीनल सिस्टम में आते हैं, उनको रेगुलेट करता है CO2 एंड HCO3 लेवल। इस कार्बन डाइऑक्साइड और जो HCO3 जिसको हमने क्या कहा, बायोकार्बोनेट आयन, उनके लेवल को मेंटेन रखने का काम भी किसका होता है, बफर सॉल्यूशन का। अब ये हमारे पास फर्स्ट यूज है किसका, बफर सॉल्यूशन का। हमारी बॉडी के अंदर मेन ज्यादा रोल इसके बारे में बताया हुआ है बॉडी के अंदर। उसके बाद हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, घर में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये घर को साफ करने के लिए जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट उन सारों में क्या यूज किया जाता है, बफर, ताकि वो पीएच को मेंटेन करे। जैसे कि डिटर्जेंट से कपड़े धोने के लिए जितने भी ये सर्फ वगैरह है उसके अंदर भी क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, ताकि वो पीएच को मेंटेन करे। और पीएच मेंटेन करने से होता क्या है, उससे एंश्योर इफेक्टिव क्लीनिंग विदाउट डैमेजिंग सरफेस और स्किन। जब आप वॉशिंग कर रहे होते हो तो अगर हाथ पे कोई डिटर्जेंट लग जाता है, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है वो लग जाती हैं, तो वो हमारे स्किन को डैमेज नहीं करती और इवन जो क्लॉथ्स हैं उनको भी डैमेज नहीं करती, क्योंकि बफर सॉल्यूशन पीएच को, ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो डेली लाइफ में हाउस होल्ड के अंदर भी जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी बफर सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू है, सोप्स वगैरह, स्किन केयर, उसमें भी क्या होता है, बफर होता है। और बफर क्यों होता है, पीएच को मेंटेन रखने के लिए। अगर पीएच एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए पीएच को मेंटेन करते हैं। मेंटेन पीएच टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, स्किन को इरिटेटिंग, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सब्सटेंस है जो स्किन को इरिटेट कर रही है, उससे प्रिवेंट कौन करता है, बफर। एंड मेक प्रोडक्ट जेंटल, उनको जबरदस्त बनाता है ताकि उनको यूज करना, प्रोडक्ट्स को यूज करना आसान हो। तो उसके अंदर भी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी क्या यूज हो रहे होते हैं, बफर सॉल्यूशन। फिर इसके बाद स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ऑप्टिमम पीएच ना हो तो जो वाटर है वो आइज को इरिटेट करता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, बफर हेल्प मेंटेन स्टेबल पीएच लेवल इन द
पूल वाटर, जो पूल वाटर होता है उसके पीएच का मेंटेन करना भी जरूरी है, और उसको मेंटेन कौन करता है? बफर क्या करता है। और साथ एक और काम भी, प्रिवेंट कोलिजन ऑफ द इक्विपमेंट, जो स्विमिंग पूल में डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए भी पीएच का मेंटेन होना जरूरी है। एंड प्रोवाइड कंफर्ट एनवायरमेंट फॉर द स्विमर, जो स्विमर्स हैं उनके लिए कंफर्ट एनवायरमेंट भी कौन प्रोवाइड करता है? बफर सॉल्यूशन पीएच को मेंटेन करता है, जिससे इरिटेशन वगैरह नहीं होती। इसके बाद जो फिफ्थ यूज है वो है हमारे पास फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। फूड का तो आपको आइडिया है, बेवरेज मीन जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट जितनी भी है वो बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करना मीन्स के लंबे अरसे तक खराब होने से बचाना, उसे क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, बफर कंट्रोल एसिडिटी एंड प्रिजर्व फ्लेवर्स, फ्लेवर्स को भी प्रिजर्व करता है, लंबे अरसे तक फ्लेवर को मेंटेन रखने में भी बफर हेल्प करता है, और एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि एसिडिटी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप कोई फूड इनटेक करोगे या कोल्ड ड्रिंक करोगे तो हमारे स्टोमक में जाके एसिडिटी को क्या करेगा? अनबैलेंस करेगा। लेकिन उसको, जैसे कि हमने पढ़ा कि रैपिड चेंज को कौन कंट्रोल करता है? बफर सॉल्यूशन। तो जो फूड इंडस्ट्रीज है उसमें भी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बफर सॉल्यूशन। मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस फूड, प्रोसेस फूड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, मींस के लंबे अरसे तक वो स्पॉइल होने से प्रिवेंट करता है। अब जो प्रोसेस फूड होते हैं वो ऐसी फूड्स होती हैं जिनको कोई ना कोई, जैसे पका के या कोई ना कोई प्रोसेस करके उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करके हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोसेस्ड फूड। जिनको कुक वगैरह किया जाए या कुछ ना कुछ उनमें चेंज करके उनको यूज किया जाए, तो ऐसे फूड्स को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड फूड। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे वेजिटेबल्स हैं वो कच्ची होती हैं, तो उनको आप क्या करते हो? कुक करके यूज करते हैं। तो कुक करना क्या है? वो एक प्रोसेस है, इसलिए वो क्या कहा जाता है? प्रोसेस्ड फूड। फिर बेवरेजेस इंडस्ट्री, जो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये ड्रिंकिंग प्रोडक्ट जितनी जूसेज है, इनमें भी पीएच को मेंटेन कौन करता है? बफर सॉल्यूशन। और उसके बाद जो टेस्ट है उसको इंश्योर करता है, टेस्ट मेंटेन रहता है। प्रिजर्व स्पॉइलेज, खराब होने से उनको बचाता है। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनकी एक्सपायरी डेट बहुत टाइम के लिए होती है, बहुत टाइम के बाद वो एक्सपायर होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर क्या यूज किया गया है? बफर सॉल्यूशन, जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं और फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद आखिरी नंबर पे फोटोग्राफी, जो पिक्चर्स वगैरह बनाते होते हैं। आजकल तो इतना नहीं है इसका यूज, लेकिन पुराने जमाने में इसका बहुत ज्यादा यूज था। उसके बाद इस जो फोटोग्राफी है उसके अंदर डेवलपर सॉल्यूशन के तौर पे, डेवलपर सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन होते हैं। अब जो डेवलपर सॉल्यूशन है इसका क्या काम होता है? जो पिक्चर हम खींचते हैं उसको और ज्यादा इनहांस करना, और ज्यादा अपीयर करवाना, वो भी किसका काम होता है? बफर सॉल्यूशन का। उसके बाद पीएच को मेंटेन रखता है फिल्म किसकी? फॉर कंसिस्टेंट फिल्म, जो फिल्म है उसकी कंसिस्टेंसी के लिए पीएच का होना, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और डेवलपमेंट, जो डेवलपर सॉल्यूशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? पीएच को हमने मेंटेन करना होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंट यूजेस थे बफर के। ये ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें जो पहला पॉइंट है कि ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो किस तरह से एज अ बफर सॉल्यूशन के तौर पे काम करता है, किस तरीके से पीएच को मेंटेन करता है, वो पहला पॉइंट आपने सही से याद करना है। बाकी सारे थ्योरी वाले हैं, जस्ट इनमें अगर आप देखो ना, पहला पॉइंट जो है और दूसरा पॉइंट, पहले में आपको यूज बताया गया, दूसरे में उसका फर्दर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन और यूज तकरीबन सेम हुआ। जैसे ये डिटर्जेंट है, इसके ये यूज है, फिर उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है। पहले पॉइंट में यूज और दूसरे में ऑलमोस्ट बेनिफिट के बारे में बताया गया। तो ये जस्ट आपके पास थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको आपने ज्यादा याद ही करना है, कंसेप्चुअल चीजें इसमें बहुत कम है।